भाई कोयल से भी मीठा बोलते हैं, जो हम लोग इसका स्वागत करते हैं। कैसा भी हो सवाल इनका, आपसे भी ज्यादा मीठा बोलते हैं। तो हजूर, इसमें सीधा हम लोगों का ये जानना है मंत्री जी से कि जो आपका सिंगल विंडो सिस्टम है, जो आपने व्यवस्था किया है, क्या वो सिर्फ कागज पर है कि नहीं, बस यही स्वीकार कीजिए, तब फिर हम आगे बताएंगे। में 2005 में सरकार बनी तो 2006 में ही SIPV का गठन किया गया था और उसका उद्देश्य यही था, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हमारा रहे ताकि कोई भी निवेशक को विभिन्न विभागों में जाना ना पड़े किसी भी अप्रूवल के लिए। हमारे पास पूरा ब्यौरा भी है 2016 के पॉलिसी से अभी तक सिंगल विंडो के माध्यम। मंत्री जी भी उपस्थित हैं। हर साल नौकरी की वैकेंसी आनी चाहिए, ये इस पर कई बार मैं सदन में इस सवाल को पहले भी लाया। स्वस्थ किया है कि इस साल के अंत तक हम 12 लाख मतलब 2 लाख और नियुक्तियां करेंगे। तो जैसे स्वास्थ्य विभाग में अभी करीब 40,000 नियुक्तियां होनी है, ऐसे ही और विभागों की भी होगी। तो ये सभी नियुक्तियां इस वर्ष हो जाएंगी और 2 लाख और। सर्वेश कुमार जी, हाँ माननीय मंत्री स्वास्थ्य सर्वेश कुमार जी, मेरा इसमें एक पूरक है कि लगातार हम लोग देखते हैं, जब प्रश्न करते हैं तो जवाब आता है कि नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि 17,000 नियुक्तियों के लिए भेजी गई। नियुक्ति की एक जरूरत है, एक प्रक्रिया है। क्यों नहीं सरकार कैलेंडर बनाती है रिक्रूटमेंट का, अपॉइंटमेंट का। अचानक तो 8,000 की जरूरत आई नहीं। अचानक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अभी माननीय सदस्य सच्चिदानंद राय जी का प्रश्न था, देख रहा था। ये अचानक वैकेंसी कोई नहीं आता है कहीं भी, चाहे विद्यालय हो चाहे अस्पताल हो। सरकार का यह परमानेंट नेचर का काम है। मैं इसमें जानना चाहता हूं कि क्या कठिनाई है, सरकार वैकेंसी का एक कैलेंडर क्यों नहीं बनाती है कि हर साल जो सीटें खाली हों या जो सरकार के पास उपलब्ध फंड हो, रेगुलर वैकेंसी आए, रेगुलर पदों को भरा जाए। बाकी तो जवाब आ गया है। ठीक। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि नियुक्ति की एक सतत प्रक्रिया होती है जो विभाग में चलती है रिक्त पदों के विरुद्ध। 2 विषयों के संदर्भ में उन्होंने प्रश्न किया है, विशेष तौर पे ANM के संदर्भ में। तो मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 10,700 ANM की नियुक्ति की प्रक्रिया 2 साल पहले से विभाग ने शुरू किया था और ये मामला न्यायालय में चला गया था। न्यायालय में जाने के बाद उच्च न्यायालय गया, सर्वोच्च न्यायालय गया और सर्वोच्च न्यायालय में भी काफी लंबे समय तक ये मामला रहा और जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो फिर दोबारा हम सब लोगों ने अधियाचना करके दोबारा नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया है। विभाग सदैव प्रयत्नशील रहता है कि जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया चले। मैंने 17,000 अधियाचना भेजने की बात नहीं की, 17,000 पदों के विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित हो गया है। उसके अतिरिक्त ये अधियाचना जो भेजा गया है वो 17,000 के बाद का ये अधियाचना है। और BTSC महोदय एक स्वायत्त संस्था है, माननीय सदस्य जानते हैं। BTSC को हम बाध्य नहीं कर सकते कि टाइम बाउंड 20 दिन में 1 महीना में आप काम करिए। फिर भी जो विभाग के तरफ से सतत प्रयास और आग्रह करने का काम है वह विभाग के तरफ से होता रहता है। तभी तो ये BTSC के माध्यम से ही 17,000 विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं जिनकी नियुक्ति अगले कुछ महीनों में हो जाएगी। और ANM और GNM ये दोनों बहुत ही महत्व के लोग होते हैं स्वास्थ्य सेवा के लिए और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अनुशंसा भेजा जा चुका है और ऐसे मैं बताना चाहता हूं, बातचीत के क्रम में कल मैंने इसका रिव्यू किया था और मुझे जो BTSC से जानकारी मिली है कि ये GNM के नियुक्ति संबंधी विज्ञापन का काम अगले 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा और ANM का उसके बाद वो लोग करेंगे। ठीक। महोदय, मैं एक आग्रह जो मैं कर रहा हूं कि सरकार के प्रत्येक विभाग में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं, हर साल नौकरी की वैकेंसी आनी चाहिए। ये इस पर कई बार मैं सदन में इस सवाल को पहले भी लाया हूं। माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दूसरी बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रत्येक वर्ष नियुक्ति का कैलेंडर आना चाहिए। यह विषय में सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री बहुत पूछना है कि
नहीं, ये उसमें करने का जरूरत है, ये मैं कहना ठीक चाहता हूं। है ठीक। महोदय, मैंने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया का परिणाम है कि पिछले 5 वर्षों में ये 10 लाख नियुक्तियां बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से की गई है, उसमें स्वास्थ्य विभाग से भी किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने बार बार राज्य के लोगों को यह आश्वस्त किया है कि इस साल के अंत तक हम 12 लाख मतलब 2 लाख और नियुक्तियां करेंगे। तो जैसे स्वास्थ्य विभाग में अभी करीब 40,000 नियुक्तियां होनी है, ऐसे ही और विभागों की भी होगी। तो ये सभी नियुक्तियां इस वर्ष हो जाएंगी और 2 लाख और नियुक्ति होगी। तो ये सतत प्रक्रिया, तब तक फिर लोग रिटायर करेंगे, फिर पद खाली होगा, फिर आगे नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी। तो ये सतत रूप से चलता रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। माननीय सदस्य श्री कुमार नागेंद्र जी, उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर मिला है महोदय। और माननीय मंत्री जी तो बहुत गंभीरता से बहुत ही जवाब देते हैं, लेकिन ये जवाब हमको उनसे उम्मीद नहीं थी। इसलिए क्योंकि हम पूछे थे खंड क में स्टेट जीएसटी के बारे में तो बताए, लेकिन जो बिजली, जो सब्सिडी पे बिजली मिलती है, किस दर पे मिलता है महोदय, ये हम लोग सब जानना भी चाहेंगे। खंड का है महोदय, और खंड ख का है, और ख में सिंगल विंडो पे हमने कहा था कि सिंगल विंडो एक तरह से सिर्फ, अब शब्द कहने में बुरा लगेगा कि जुमला ही रह गया है। सिंगल विंडो का मतलब है कि समाधान। आज सिंगल विंडो में क्या हो रहा है महोदय, सिर्फ वहां आवेदन लिया जा रहा है और वहां जाने पर हर एक विभाग का, एक उद्योग खोलने में, फैक्ट्री खोलने में लगभग 22 लाइसेंस लेना पड़ता है। और वहां पे जब हम आवेदन देते हैं तो हमको लिंक दे दिया जाता है कि पॉल्यूशन का है, ये जल विभाग से, वाटर बोर्ड से लेना है एनओसी, ये आपको फायर विभाग से लेना है। तो फिर हमको फिर वहीं जाना पड़ता है और वहां जा करके बताना चाहेंगे महोदय, हाँ मतलब वो है, और बताएंगे महोदय कि हर एक जगह, हर एक विभाग को दूसरे विभाग से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। अगर हम पॉल्यूशन में जाएंगे तो बोला जाएगा कि पहले आप जल विभाग में जाइए, वहां से एनओसी लीजिए। जब वहां जाते हैं तो बोला जाता है कि पहले जाके फैक्ट्री लाइसेंस ले लीजिए। प्रश्न पूछिए, आप समाप्ति पर है। हाँ, तो महोदय इस पर हम चाहेंगे सिंगल विंडो पर, और बिजली किस दर में हमको उपलब्ध होती है, इस पे माननीय मंत्री जी से हम ये करें। सभापति महोदय, माननीय सदस्य का पुनः धन्यवाद दूंगा कि औद्योगिक विषय पर चर्चा हो रही है। उधर की तरफ से तो यही बदलता हुआ बिहार है। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये इनके प्रश्न में 2-3 विषय की ओर ध्यान इन्होंने आकर्षित किया है। एक तो इन्होंने आवश्यकता बताई है नई पॉलिसी की, तो मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जब 3 मार्च को बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें उन्होंने उस बात की घोषणा की है, क्योंकि जो हमारा औद्योगिक पॉलिसी है वो 2016 का है, तो एक लंबी अवधि बीत चुकी है, तो एक नई पॉलिसी को बनाने की आवश्यकता है, जो विभिन्न राज्यों के तुलनात्मक दृष्टि से बिहार बेहतर हमारी पॉलिसी बने, ताकि हम निवेश को आकर्षित करें। तो बहुत जल्द हम लोग मंत्री परिषद में जा रहे हैं अप्रूवल के लिए। अभी विभिन्न स्टेक होल्डर्स से सुझाव हमने मांगे हैं, अगर आप लोग भी कोई सुझाव देना चाहें तो भी समय है। अगर आप भी समझते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ सुझाव दे सकते हैं तो वो आप दे सकते हैं। दूसरा विषय, कुछ सेक्टरल पॉलिसीज की भी घोषणा हुई, जैसे हम लोगों ने चिन्हित किया कि बिहार के लिए कोर स्ट्रेंथ हमारा क्या हो सकता है। तो बायोफ्यूल्स की एक पॉलिसी हमारी आने वाली है, फूड प्रोसेसिंग की हमारी पॉलिसी आने वाली है, फार्मास्यूटिकल्स की भी पॉलिसी हम अलग से ला रहे हैं, और प्लास्टिक्स के लिए भी हम अलग से पॉलिसी ला रहे हैं। तो मेन हमारा जो औद्योगिक नीति 2025 बनेगा, उसके अलावा भी इन 4 अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी हम स्पेसिफिक पॉलिसी ला रहे हैं। सिंगल विंडो का आपने जो जिक्र किया है, 2006 में ही SIPV जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2005 में सरकार बनी, तो 2006 में ही SIPV का गठन किया गया था, और उसका उद्देश्य यही था, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हमारा रहे, ताकि कोई भी निवेशक को विभिन्न विभागों में जाना ना पड़े किसी भी अप्रूवल के लिए। हमारे पास पूरा ब्यौरा भी है। 2016 के पॉलिसी से अभी तक सिंगल विंडो के माध्यम से लगभग 3,992 प्रस्तावों की स्वीकृति SIPV द्वारा दी गई। अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा विषय है, पूरा हम दे सकते हैं कितनी यूनिट कार्यरत है, कितना इन्वेस्टमेंट, हम सारा ब्यौरा है मेरे पास। तो अगर आपकी दृष्टि में कोई विषय संज्ञान में आया है, किन्हीं को SIPV में कठिनाई हुई है, तो
तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि वो जरूर आप साझा करें, क्योंकि SIPV विभिन्न स्तरों पर उसकी स्वीकृति चाहे विभाग स्तर पर या डेवलपमेंट कमिश्नर के स्तर पर या मंत्री के स्तर पर होता है, और ये रेगुलर इंटरवल पर होता है। औसतन 90 दिन देखा गया है कि 90 डेज के विद इन हमको क्लियरेंस देना पड़ता है, और हम देते भी हैं। जितनी कार्यरत इकाइयां हैं, अगर आप देखेंगे जो 2016 की पॉलिसी आई है, हमको लगता है इससे संभवतः आप शायद संतुष्ट होंगे कि 837 विभिन्न वित्तीय वर्ष के हैं। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि 3992 अभी कहीं अलग अलग वित्तीय वर्ष के हैं, और इसके भी स्टेजेस हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 करके फाइनेंशियल क्लियरेंस तक हम जाते हैं। तो अभी 837 इकाइयां कार्यरत हैं जो SIPV के द्वारा अप्रूवल के बाद, फाइनेंशियल अप्रूवल के बाद भी उस पर काम कर रही हैं। बिजली का जो विषय आपने कहा, बिजली तो एक समय था कि ये कहने की बात नहीं है, बिजली तो घर में ही नहीं था, तो उद्योग को बिजली कहां से उपलब्ध होता। लेकिन ये लगातार इस सरकार का प्रयास है कि आज ऐसे औद्योगिक वातावरण में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई है, जिसके कारण निवेशक बढ़ रहे हैं। और यूनिट का, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एक अलग रेट है जिसका PPA एक अलग से तय होता है, पर यूनिट हम 2 रुपए की सब्सिडी हम देते हैं, जो भी कॉस्ट उनका बिजली का आता है, और एक वो लिमिटेड पीरियड पे। लेकिन क्योंकि वो पॉलिसी 31 मार्च तक ही वैलिड है, तो अब हम आने वाली जो हमारी नई पॉलिसी होगी उसमें हम किस तरह के इंसेंटिव्स देंगे, हमको लगता है वो ज्यादा प्रासंगिक होगी, क्योंकि अगले 5 वर्ष की हमारी औद्योगिक यात्रा उस नई पॉलिसी पर होगी। ठीक ठीक हो गया। हाँ, माननीय मंत्री जी से जो हम लोग को अपेक्षा थी, भाई कोयल से भी मीठा बोलते हैं, जो हम लोग इसका स्वागत करते हैं, कैसा भी हो सवाल इनका आपसे भी बहुत ज्यादा मीठा बोलते बोलते हैं। तो हजूर, इसमें सीधा हम लोगों का ये जानना है मंत्री जी से कि जो आपका सिंगल विंडो सिस्टम है, जो आपने व्यवस्था किया है, क्या वो सिर्फ कागज पर है कि नहीं, बस यही स्वीकार कीजिए, तब फिर हम आगे बताएंगे। सभापति महोदय, मैंने तो स्पष्ट आंकड़ा दिया 2016 से SIPV के द्वारा कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए, और दूसरा हमने तो ये भी कहा कि अगर आपके संज्ञान में किसी एक भी निवेशक की कोई परेशानी है कि SIPV से उसको कठिनाई हुई, आप वो हमको दीजिए, मैं स्वयं देखूंगा उसको। और कागज पर नहीं, इकाइयां चल रही हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। वर्ष 2011 में जो औद्योगिक नीति लोग लाया था महोदय, उसके तहत जितने भी उद्योग बैठे, और मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि अभी तक उसका सब्सिडी का भुगतान हुआ कि नहीं महोदय। सभापति महोदय, सबका उत्तर अब इसी एक ही सभापति प्रश्न महोदय, में। मानिए, अब ये तो एक व्यवस्था रही है कि जो प्रश्न पूछा नहीं हाँ, जाता वही उसके बियॉन्ड ये 2011 की पॉलिसी ये बता रहे हैं। लेकिन मैं नहीं आप 11 छोड़ दिए, आप नहीं, 16 पे आ वो गए। नहीं, इसमें आप discussion- 11 छोड़ दिए, मैं आपको मैं बता पर आ गए। मैं आपको इसलिए बता हम पूछ देता रहे हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता माननीय- देता हूँ सभापति माननीय महोदय, मंत्री जी, 2011 मैं और- बता देता हूँ, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। 2011 की भी जो हमारी पॉलिसी थी, कतिपय कारणों से सिंगल विंडो को 2 तरह से आप देखें। आपने अप्रूवल के लिए आपने प्रश्न किया था, इंसेंटिव डिसबर्सल का आपने नहीं किया, उसका आंकड़ा अलग है। जो मूल प्रश्न नागन जी का था वो क्लियरेंसेस अप्रूवल का था। लेकिन 2011 ये वास्तविकता है, इंसेंटिव्स पेमेंट डिलेड हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कठिनाई है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पर कई बैठकें की हैं, और जितनी भी अड़चने हैं विभाग ने सभी डेटा को कंपाइल कर लिया है कि जिनके भी इंसेंटिव्स ड्यू हैं उस पर भी हम शीघ्र निर्णय लेने वाले हैं। ठीक हो गया। श्रीमती रेखा कुमारी, कम से कम आरजेडी के लोग तो इतना चिंता कर रहे हैं, अब डिसबर्समेंट का बात कर रहे हैं, इंसेंटिव का बात कर रहे हैं, SIPV का बात कर रहे हैं। और इनके आने के पहले तो जो उद्योग था, इतना ना राइफल लगा हुआ था कि सब कबाड़ा सब बिक गया। तो कम से कम इतना तो बदलाव बिहार में हो गया। महोदय, वहीं से खुट्टा तोड़ करके ही भागे हुए हैं। हमारे ही मंत्रिमंडल में कारा मंत्री थे, और हजूर ये बात है क्या आप लोग सुधार नहीं किए? आगे हैं। ना बिहार सुधारे ना अपने कब तक सुधारे। यहाँ रहेंगे? आगे नहीं तो क्या करें? कब तक यहाँ रहेंगे इसका चलिए श्रीमती रेखा कुमारी, हो गया। आप ज्यादा जाके पूछिए, समय उतना ही लीजिए, एक प्रश्न पर उतना ही समय लीजिए जितना जरूरत। श्रीमती रेखा तो चलिए, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।